हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू दिस मैथमेटिक्स सेशन। आज आपके लिए हम एकेडमिक करिकुलम से नहीं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से एक पोर्शन लाए हैं। मतलब क्या है, जैसा कि आप जैसे जानते हैं कि आप क्लास 8 में आ चुके हैं। 8 में आप जैसे ही आते हैं आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए रेडी हो जाते हैं। मतलब आप क्लास 8 में यू आर एलिजिबल टू सिट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, दैट इज PRMO, प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। उसी तरीके से स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल में आपको बहुत सारे ओलंपियाड्स होते हैं। SOF कुछ प्राइवेट बॉडीज भी ओलंपियाड्स कंडक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम 8 से आपकी एकेडमिक करिकुलम में भी अलजेब्रा, ज्योमेट्री, प्रूफ्स ये सब आने लगते हैं। मेंसुरेशन ये सब काफ़ी डिफरेंट लेवल पे आने लगते हैं। जैसा कि आप 9th में जाते हैं तो 9th में आप इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड का जो सबसे पहला स्टेज है, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फॉर जूनियर साइंस, वो आप देते हैं। जब आप 10th में जाते हैं तो आप नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम देते हैं। 11th में जाते हैं तो अगर आप PCM लेते हैं, आप IIT जाना चाहते हैं तो आप IIT की तैयारी शुरू करते हैं। KVPY का एग्जाम देते हैं। अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो आप नीट की तैयारी शुरू करते हैं, एम्स की तैयारी शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप 8 से ही जर्नी शुरू हो जाती है कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जो बच्चे IIT JEE में या नीट में ऑल इंडिया रैंक 100 या ऑल इंडिया रैंक 50 के अंदर आते हैं, ज़्यादातर वो बच्चे होते हैं जो अपनी IIT की जर्नी 8th 9th में ही शुरू करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि 8th 9th में ही वो 11th 12th का पढ़ने लगते हैं। 8th 9th से वो फाउंडेशन बिल्ड करने लगते हैं। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को समझने लगते हैं, वो मैथ्स को समझने लगते हैं, वो फिजिक्स को समझने लगते हैं, वो लॉजिक्स पे काम करने लगते हैं, वो स्ट्रक्चरल थिंकिंग पे काम करने लगते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करते हैं। ना कि स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ के एग्जाम पास करना होता है। क्योंकि आप जानते हो कि जो स्कूल एग्जाम होता है, चाहे वो NCERT हो या ICSE हो, वो पूरा एग्जाम पूरे इंडिया में हर एक बच्चे को देखते हुए बनाया जाता है। मतलब कोई छोटे शहर का, छोटे गांव का भी बच्चा है तो उसको नजर में रखते हुए वो करिकुलम बनाया जाता है, ताकि वो छोटे से गांव का जो छोटा सा बच्चा है वो भी वो एग्जाम पास कर सके। इस तरीके से करिकुलम बनाया जाता है। लेकिन जैसे ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप चले जाते हो तो वहां पे उल्टी चीज हो जाती है। वहां पे क्या कहते हैं, बहुत इंक्लूसिव इन्वायरमेंट नहीं होता। वहां पे लाख बच्चों के में 1000 बच्चों को चुनना होता है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर, कंटेंट थोड़े से मुश्किल सब पैमाने पे रखे जाते हैं, ताकि क्रीम बच्चे, या बच्चों को तो सारे बच्चे क्रीम, मतलब क्रीम कहना तो गलत होगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे बहुत पहले से कंटेंट को लेके काफ़ी एक्सपोज्ड होते हैं, तो वो बच्चे तुरंत उस एग्जाम्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उनको वाई को, कॉन्सेप्ट्स को समझ जाते हैं और उन एग्जाम्स में अच्छा करते हैं। तो उसी चीज़ों को देखते हुए हमने ये जो लेक्चर है आपका फाउंडेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ओलंपियाड शुरू किया है। आपकी जो NCERT करिकुलम है वो साइड बाय साइड चलती रहेगी। एट द सेम टाइम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी लेक्चर साइड बाय साइड चलेगी। जैसा कि आपको पता है, हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज भी शुरू किया था। वो ज़्यादातर 9, 10th, 11th के बच्चों के लिए रिलेवेंट है, लेकिन 8th क्लास के बच्चों के लिए भी हम उसमें कुछ एपिसोड्स डालते हैं। एट द सेम टाइम क्लास 8th के लिए हमने एक सेपरेटली भी सोचा है कि हम आपके रेगुलर क्लासेस में भी, जो आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट है, वो रिलेवेंस क्या होना चाहिए जो कि आपके एकेडमिक करिकुलम से थोड़े से नेक्स्ट लेवल का हो, या कुछ नई चीज़। जैसे कि आज हम लाए हैं आपके लिए टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रेगुलरली हर एग्जाम्स में, हर स्टेज में पाया जाता है। ना कि सिर्फ आप क्लास 9, 10 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखेंगे। जब आप IIT के बाद या किसी भी कॉलेज के बाद जब आप कैट एग्जाम की तैयारी करेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट MBA करना चाहेंगे अगर आप IIM अहमदाबाद बैंगलोर से, तो कैट एग्जाम हो या किसी भी बिजनेस स्कूल में जाना है, इवन क्या कहते हैं, अगर आप UPSC के एग्जाम्स में देखें या आप SSC के एग्जाम्स में देखें, तो डिफरेंट एग्जाम्स जो भी देंगे तो वहाँ पे टाइम एंड वर्क बड़ा प्रिवेलेंट होता है। तो ये टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो क्लास 8 के बच्चे बड़े आराम से समझ सकते हैं। और जब बच्चे इसको बड़े आराम से जब 8th में समझ जाएंगे तो आगे की लाइफ में इनको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं ये चैप्टर टाइम एंड वर्क। वर्क आप लोग सब जानते हैं। वर्क को हम ऐसे, वर्क टू बी डन इज यूजुअली कंसिडर्ड एज ए 1 यूनिट। मतलब हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आपको, हमने कहा कि आप आज आपको अपने घर के सारे वॉल्स को पेंट करना है। तो आप ये पूरे प्रोसेस को, जो पूरा वॉल जो पेंट होगा, इस पूरे प्रोसेस को आप 1 वर्क कह सकते हैं, 1 यूनिट ऑफ वर्क। 1 यूनिट ऑफ वर्क मतलब आपने अपने घर के सारे वॉल्स को पेंट कर दिया। मान लीजिए मैंने कहा कि आपको अपने घर की बाउंड्री को फेंसिंग करनी है, तो दैट कुड बी अनदर 1 वर्क। 1 वर्क इज टू फेंस द बाउंड्री ऑफ योर हाउस। आपको मैंने कहा कि मुझे
10 दिन में 500 पेजेस टाइप चाहिए, तो दिस कुड बी वन वर्क, जहां पे मैं कह रहा हूं कि 500 पेजेस टाइप करना इज कंसिडर्ड टू बी वन वर्क। तो व्हाट इज आई मीन बाय व्हेन आई से वर्क टू बी डन इज यूजुअली कंसिडर्ड एज 1 यूनिट। वर्क कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी फेंसिंग, इट कुड बी क्लीनिंग, इट कुड बी पेंटिंग, इट कुड बी टाइपिंग, इट कुड बी काउंटिंग, कुछ भी हो सकता है, उसको हम 1 यूनिट कहेंगे। ओके, कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं जो आपको वर्क एंड यूनिट चैप्टर में एज्यूम करना पड़ेगा, इवन जब वो क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हो, जो कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो ऐसा होता नहीं है। जैसे क्या एजम्पशंस हैं, दीज आर टेकन फॉर ग्रांटेड एंड, तो ये सारे एजम्पशंस को आपको एज्यूम करना है कि ये आप लेंगे, बट रियल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम एजम्पशन है तो आपको एज्यूम करना ही होगा। क्या क्या एजम्पशंस आपको ध्यान में रखना है? सबसे पहले कि अगर इफ अ पर्सन or one member of the workforce does some work in a certain number of days, then we assume that she does the work uniformly। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने कहा कि सर मैं पूरी फेंसिंग 5 दिन में कर दूंगा, तो मैं एज्यूम करूंगा कि आप हर दिन बराबर काम करेंगे, मतलब हर दिन 1/5 ऑफ फेंसिंग होगी। पहले दिन आपने 1/5 फेंसिंग की, दूसरे दिन 1/5 की, तीसरे दिन 1/5 की, चौथे दिन 1/5 की, पांचवें दिन 1/5 की, तो 5 बार 1/5 क्या हो गया? कंप्लीट 1 वर्क हो गया। तो मैं ये नहीं एज्यूम करूंगा कि आपने पहले दिन बहुत काम किया, दूसरे दिन आराम किया, तीसरे दिन रेस्ट किया, चौथे दिन बहुत काम किया। इस तरीके से नहीं होगा। आपको यूनिफॉर्मली एक्सेप्ट करना है कि आपने हर दिन बराबर काम किया, या कोई भी बंदा अगर काम कर रहा है तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि हर बंदा हर दिन यूनिफॉर्मली काम कर रहा है। दूसरी चीज जो आपको एज्यूम करनी है, इफ देयर इज मोर देन वन पर्सन carrying out the work, it is assumed that each person, unless otherwise specified, does the same amount of work। मान लीजिए आप और मैं दोनों मिलकर फेंसिंग कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी ये एज्यूम नहीं करना है कि आप मेरे से ज्यादा एफिशिएंट हैं या मैं आपसे ज्यादा एफिशिएंट हूं, मैं आपसे ज्यादा काम कर रहा हूं या आप मेरे से ज्यादा काम कर रहे हैं। तो हम लोग को हमेशा एज्यूम करना है कि आप जितना काम कर रहे हैं उतना काम मैं भी कर रहा हूं, अनटिल अनलेस बताया जाएगा कि नहीं आपकी काम करने की स्पीड मुझसे ज्यादा है, तो आपको फिर ज्यादा श्रेय दिया जाएगा। लेकिन जब तक अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, आपको एज्यूम करना है कि सब लोग बराबर काम कर रहे हैं, कोई काम चोरी नहीं कर रहा, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा, सब बराबर काम कर रहे हैं। ये आपको एज्यूम करना है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको एज्यूम करना है। जो फंडामेंटल्स, जो बैथ्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हम इस चैप्टर में लगाते हैं, वो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन। जैसा कि आपको मैंने कहा था, फॉर्मूला चैप्टर मैंने प्रेशर फोर्स की बात की थी, अगर आपको याद हो। एट द सेम टाइम अगर आपको याद हो, जो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज का जो पहला चैप्टर था जिसमें हमने प्रोपोर्शनैलिटी की बात की थी, उसमें भी आपसे बात की थी, और आपको भी बहुत सेंस है डायरेक्ट और इनवर्स का क्या रिलेशन होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है, अगर मैं कहूँ दो क्वांटिटी के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ा। अगर एक क्वांटिटी को बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ता है, तो मैं कहता हूं दोनों क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है। एग्जाम्पल, अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल होगा, अगर आप स्पीड कम करोगे तो डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा। अगर आप 5 पेन खरीदोगे तो 100 रुपये लगेगा, और जब 10 पेन खरीदोगे तो 200 रुपये लगेगा, जब 15 पेन खरीदोगे तो 250 रुपये लगेगा। तो क्या हो रहा है, आपका जो जैसे जैसे पेन के क्वांटिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे आपका टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है। तो इन सारे रिलेशंस को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है? इनवर्स वेरिएशन होता है जब एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा क्वांटिटी घटता है, एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा क्वांटिटी घटता है। मतलब अगर आप यहाँ से आगरा जा रहे हैं, और मान लीजिए दिल्ली से आगरा है 200 किलोमीटर, अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं तो बताइए कितना देर लगेगा? 4 घंटा। तो जब आपने 50 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाई तो आपको लगा 4 घंटा। अगर आप 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाते तो आपको लगता है 2 घंटा। समझ गए? और अगर आप 200 किलोमीटर की स्पीड से चलाते तो आपको लगता है 1 घंटा। तो आपने स्पीड बढ़ाया तो टाइम घटा, स्पीड बढ़ाया तो टाइम घटा, स्पीड घटाया तो टाइम बढ़ा। तो ये जो रिलेशन है इसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। आइए देखते हैं वर्क एंड टाइम में हमें कौन सा रिलेशन डायरेक्ट देखना है और कौन सा रिलेशन इनवर्स देखना है। Work and men are directly proportional to each other. If the work to be done increases, the number of men required increases to complete the work in same number of days too increases and vice versa। मतलब यहां पे आपको ये देखना है कि आपने दिन को फिक्स कर दिया है। मान लीजिए मुझे एक फेंस, मुझे क्या कहते हैं, 4 दीवारें मेरे घर में, मैंने एक दीवार के को फेंस करने के लिए 5 आदमी को हायर किया है और 2 दिन में मुझे करना है। अब मुझे
2 दिन में चारों फेंसेस कम नहीं, मान लीजिए मैंने एक फेंस को 2 दिन में कराया है, तो आपने 5 आदमी को बुलाया, काम हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे 2 दिन में ही 4 फेंसेस कराने, चारों दीवार 4 साइड्स को फेंस कराने, तो फिर मुझे कितने लोग चाहिए होंगे? 20 लोग चाहिए होंगे। तो जैसे ही मैंने काम बढ़ाया, मुझे नंबर ऑफ मैन ज्यादा चाहिए। क्यों चाहिए ज्यादा? क्योंकि मुझे सेम वक्त में काम खत्म करना है, तो मैंने टाइम को कांस्टेंट कर दिया। तो अगर आप टाइम को कांस्टेंट कर दोगे, तो नंबर ऑफ मेन एंड द वर्क आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप काम बढ़ाओगे तो ज्यादा लोग चाहिए, काम घटाओगे तो कम लोग चाहिए। बहुत ही कॉमन सेंस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेन एंड डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर आदमी बढ़ेगा तो दिन घटेगा, दिन बढ़ेगा तो आदमी घटेगा, मतलब इनवर्सली। कैसे? देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ द नंबर ऑफ मेन इंक्रीजेस, अगर आप किसी को काम करने के लिए आप लोगों की संख्या बढ़ा देते हैं, एंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क डिक्रीजेस, अगर आपने कोई काम करना है, आप मान लीजिए आपने फेंसिंग के लिए रखा है, या आपने क्या कहते हैं पेंटिंग के लिए रखा है, आपने 10 लोगों को बुलाया और 10 लोगों ने बोला 3 दिन में, 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आपने मान लिया 10 लोगों को 4 दिन में, तो आप अगर 20 लोगों को बुलाओगे तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। 5 लोगों को बुलाओगे तो 8 दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? आपने जैसे ही आदमी को बढ़ाया, दिन घट गया, आदमी को कम किया, दिन बढ़ गया। ये हो गया मैन और डेज का इनवर्स रिलेशन। तीसरा है एजम्पशन, वर्क एंड डेज आर डायरेक्टली। देखो कुछ भी याद नहीं करना है, आपको बस सोचना है कि मैं जो बोल रहा हूं क्या वो आपके लॉजिक के साथ जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं जा रहा है तो फिर आपको सोचना है, अदरवाइज क्या कहते हैं, आपको पता है कि ये तो कॉमन सेंस बता रहे हैं। वर्क एंड डेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वर्क एंड डेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इफ द वर्क इंक्रीजेस, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर मैं मान लो आदमी अपने लेबर्स, अपने एम्प्लॉयज की एक्स्ट्रा हायरिंग नहीं करता हूं, जितने एम्प्लॉयज है उतने ही, मेरे 5 लेबर्स हायर किए हैं, 5 ही लेबर्स रखूंगा। और मान लीजिए मैंने पहले कहा कि पहले फ्लोर की पेंटिंग करो, और पहले फ्लोर की पेंटिंग करने के लिए मुझे 3 दिन चाहिए। मान लीजिए मुझे 2 फ्लोर की पेंटिंग करनी है तो कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। मुझे 3 फ्लोर की पेंटिंग करनी है तो कितने दिन लगेंगे? 9 दिन। तो मतलब क्या हुआ? मैंने जैसे वर्क बढ़ाया, नंबर ऑफ डेज भी बढ़ गया। जैसे मैंने काम घटाया, नंबर ऑफ डेज भी घट गया। कांस्टेंट क्या है? लो, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, आइए अब सवाल देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। पहला सवाल देखिए, बहुत ही आसान है। क्या लिखा हुआ है? 20 men टेक 30 days टू कंप्लीट अ जॉब। जॉब कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा यूनिट वर्क की तरह आपको देखना है। तो आप कह रहे हो 20 men वन वर्क 30 डेज में करते हैं। कॉमन सेंस से बताइएगा, आपके पास 20 आदमी हैं, आप वो काम 30 दिन में करा रहे हैं। आपको पता है कि नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ मैन दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा आदमी होंगे उतना कम दिन लगेगा, जितना कम आदमी होंगे उतना ज्यादा दिन लगेगा। तो आपने क्या किया? आपने लेबर घटा दिया, आपने कहा कि सिर्फ एक ही आदमी काम करेगा, बाकी सारे 19 को छुट्टी पे दे दिया। तो बताइए उसका काम बढ़ गया, अब उसको तो ज्यादा दिन लग जाएगा। तो क्या हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा? दिन बढ़ जाएगा, तो 30 इंटू 20 हो जाएगा। आपको समझ में आ रही है? एट द सेम टाइम आपको सवाल पूछा गया है कि 25 मैन कितने दिन में करेगा। तो आप कह सकते हो कि 25 मैन, तो डेफिनेटली एक आदमी जितने दिन में कर रहा था, अब क्या है? 25 और आदमी आ गए। तो मतलब काम एकदम सेम रहा, लेकिन दिन क्या हो जाएगा? 125 घट जाएगा, 25 टाइम्स नीचे। तो आप क्या करोगे? 25 मैन वन वर्क कितने दिन में करेगा? तो आप बोलोगे 30 इंटू 20 बाई 25। तो आप कहे हुए 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, so 6 into 4 that is 24 days. So 24 days is the answer. बहुत ही आसान है। फिर से अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से सोचिए कि 20 दिन है, 30 दिन, 20 आदमी है तो 30 दिन लग रहा है। 40 आदमी होते तो 15 दिन लगता, 80 आदमी होते तो 7.5 दिन लगता। आप समझ रहे हो? घट रहा है। जैसे जैसे मैं दिन बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ मैन बढ़ाऊंगा, दिन घटेगा, और जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ मैन घटाऊंगा, दिन बढ़ेगा। क्या हो रहा है? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आप देख सकते हो 20 मैन में 30 दिन लगा था, तो 20 से 25 हमने नंबर ऑफ मैन बढ़ा दिया, तो दिन 30 से 24 हो गया, दिन घट गया। राइट? तो आप इसे कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। आगे बढ़ते हैं। 15 men टेक 10 days टू कंप्लीट अ जॉब वर्किंग 12 hours a day। अब आप देखो, अब यहां पे आप चीजों को ना दिन से बेटर है कि आप वर्किंग आवर्स में ले जाओ, है ना? तो आपने कहा कि 15 men जो एक वर्क को कर रहा है वो 12 आवर्स इंटू 10 डेज काम कर रहा है। तो मतलब टोटल कितने घंटे लग रहे हैं? 120 आवर्स। मतलब 15 आदमी एक काम को 120 घंटे में खत्म करता है। राइट? 15 आदमी, हर एक आदमी काम कर रहा है, बराबर काम कर रहा है, दैट इज द असम्पशन। उन्होंने कितने दिन में ये काम खत्म कर दिया?
12 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में, तो 120 घंटे में इन्होंने पूरा काम कर दिया। अगर मैं वर्किंग आवर्स की बात करूं, हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड 10 men वर्क टू कंप्लीट द जॉब। अब आप चाह रहे हो कि 10 men करें, 10 men 1 वर्क। पहले आप ये निकाल दो कि टोटल घंटा कितना लगेगा, तो डेफिनेटली 15 आदमी में 120 घंटा, तो अब आपने आदमी को घटा दिया है, तो वर्किंग आवर बढ़ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आवर्स टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मेन और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप 15 से 30 आदमी कर देते तो और कम दिन लगता, 15 से आपने 10 दिन कर दिया तो आपको टाइम अब ज्यादा लगेगा। तो आप क्या करोगे, 12 आवर्स इंटू 10, तो 15 मैन को आप करा रहे हो, तो एक मिनट 10 मैन को करने से पहले आप 1 मैन कर लो, ताकि आप कैलकुलेशन आपके लिए आसान समय। तो आपने कहा कि 1 मैन से आप काम कराएंगे एक बार, तो 1 मैन से डेफिनेटली आपको कितना कराना होगा, 12 आवर्स इंटू 10 इंटू 15। और फिर आपको अगर 10 मैन से काम कराना है, सेम काम यूनिफॉर्मली आप सबको मान रहे हो, तो डेफिनेटली 12 आवर्स इंटू 10 इंटू 15 बाई 10, तो कितना हो गया, आप बेसिकली 180 आवर्स ले रहे हो। पहले आपको 120 घंटे लग रहे थे, अब आपको 180 आवर्स लग रहे हैं, लेकिन आपको 180 आवर पूरे लगातार नहीं कराने, आपको 20 दिन में कराने हैं। तो 180 आवर्स को आप 20 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आंसर, 9 आवर्स पर डे। तो आपको क्या कराना है, आपको अपने 10 आदमियों से 20 दिन रोज 9 घंटे काम कराने हैं, तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्योंकि 10 मैन को पूरा काम कंप्लीट करने के लिए 180 आवर्स चाहिए, क्योंकि 15 मैन को 120 घंटे में काम हो जाता है। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डू राइट मी इन ईमेल, या अपने मेंटोर से या अपने काउंसलर से जरूर करें, क्योंकि आप 7 से 8 में आए हैं तो हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो रहा हो, लेकिन आई कैन टेल यू कि जो चीज़ शुरू में मुश्किल लगती है वो बीच में जाके आपको समझ में आने लगती है और आखिर में सबसे खूबसूरत हो जाती है। अगर कोई, आइए देखते हैं ये सवाल। अ पीस ऑफ वर्क कैन बी डन बाय 16 men इन 8 days वर्किंग 12 आवर्स अ डे। तो आप देखिए 16 men, हर एक आदमी 8 दिन काम कर रहा है 12 आवर्स पर डे टू फिनिश 1 वर्क, है ना, यही कहानी है। तो मतलब अगर मैं देखूं कि 16 men 8 days 12 आवर्स अ डे काम कर रहा है हर एक आदमी, हाउ मेनी men आर नीडेड टू कंप्लीट अनदर वर्क विच इज 3 times द फर्स्ट वन इन 24 days एंड वर्किंग 8 आवर्स डे। मतलब अब हमें कितने लोग चाहिए, सेम काम 3 गुना बढ़ गया। मतलब मान लीजिए पहले आप एक फील्ड को पे काम कर रहे थे, अब आपको 3 फील्ड पे काम करना है, सेम फील्ड 3 गुने हो गई है, और अब आप हर एक आदमी से 8 घंटा काम कराना चाहते हो 24 दिन, तो हर एक आदमी से आप 192 आवर्स काम कराना चाहते हो, राइट। आपका अगर मैन आवर्स देखा जाए तो आप हर एक आदमी से 192 आवर्स कराना चाहते हो, और आपको ये देखना है कि आपको टोटल मैन आवर्स क्या हो रहा है। तो अगर मैं 16 मैन की बात करूं, 16 मैन अगर 3 वर्क करेंगे तो टोटल आवर्स पर मैन क्या होगा, 12 इंटू 3 पर मैन, राइट। आप अगर 3 गुना काम करेंगे, अगर आप 16 मैन हैं 8 दिन काम कर रहे हैं, तो मतलब एक काम करने के लिए आपको 96 आवर्स पर मैन काम करना पड़ रहा है। अब क्या हो रहा है, देखो अभी आप ये बात ऐसे समझो, पहला सिनारी देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 16 मैन है, 8 दिन काम कर रहा है, 12 घंटा पर डे काम कर रहा है, तो हर एक आदमी 12 घंटे काम कर रहा है। तो बताइए एक आदमी के टोटल कितना काम कर रहा है, 1 man is working 96 hours to complete this job। वैसे ही 16 मैन काम कर रहे हैं, तो टोटल मैन आवर्स कितने हो गए, 96 इंटू 16 आवर्स। तो आप कह सकते हो कि टोटल इतने घंटे काम करने होंगे, राइट। अब ये था एक काम करने के लिए, ऐसा ही 3 गुना काम करने के लिए, अगर एक काम करने के लिए आपको इतने मैन आवर्स चाहिए, तो 3 गुना करने के लिए आपको कितने मैन आवर्स चाहिए होंगे, इंटू 3। सो दिस इज द मैन आवर्स रिक्वायर्ड, है ना। चाहे आप एक आदमी से कराओ या 500 आदमी से कराओ, लेकिन इतने घंटे काम कराने होंगे। अब आप क्या कर रहे हो कि 24 दिन आप हर एक आदमी से, तो हर आदमी से आप कितना दिन काम कराना चाह रहे हो, ईच मैन से आप काम कराना चाह रहे हो 24 days 8 आवर्स, तो मतलब आप काम कराना चाह रहे हो 192 आवर्स पर मैन। तो बताइए कितना और आदमी चाहिए होगा टू फिनिश द होल, तो आप कह दोगे 96 इंटू 16 इंटू 3 अपॉन 24 इंटू 8,
तो देखिए क्या हुआ, 8 2 जा 16, 24 4 जा, सो 4 2 8 24 मैन। तो आपको 24 मैन चाहिए टू फिनिश दिस जॉब। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, आप लोग के लिए हो सकता है मुश्किल हो। देखिए कैसे, आप ऐसे लिखो, लैंग्वेज देखो, 16 मैन, 1 वर्क, 8 days, 12 आवर पर डे। इससे पता चलता है ईच मैन वर्कड फॉर 8 into 12, 96 hours, which means 16 men worked for 96 into 16 hours. तो दिस वॉज द नंबर ऑफ मैन आवर्स रिक्वायर्ड टू फिनिश द जॉब। अब आपको इसका 3 गुना है, तो टोटल आवर्स रिक्वायर्ड, टोटल मैन आवर्स रिक्वायर्ड टू फिनिश थ्राइस द जॉब। अब बताइए, अगर 3 गुना काम है तो टाइम बढ़ेगा, तो आप कह दोगे 96 into 16 into 3. So this is the man hours required. Now the scenario is that you want the project to go for 24 days and every man should work for 8 hours. तो आपने कहा है each man should contribute 192 hours to finish the job, to finish the required job. आपको समझ में आया 192 कैसे आया? क्योंकि आप हर आदमी से 8 घंटे काम करा रहे हो, कितने दिनों के लिए काम कर रहे हो? 24। तो आप 192 इज बेसिकली नथिंग बट 24 into 8। तो बताइए, अगर आपको हर आदमी से 192 आवर्स काम कराने हैं तो टोटल मैन आवर से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे टोटल आदमी चाहिए। तो 96 into 16 into 3 अपॉन 24 into 8। तो 24 4 जा 8 2 जा, तो क्या हो गया 4 into 2 into 3। तो आप कह सकते हो 24 मैन आर रिक्वायर्ड, बिकॉज हर एक आदमी से आप 192 आवर्स काम करा रहे हैं। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन P days and B can do it in Q days, then A and B together can do the same in this। ये रिजल्ट कैसे आता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं A can finish in P days कितना वर्क? 1 वर्क, राइट। आप कह सकते हो A P डेज में, तो अगर आप कोई काम, एक काम P डेज में कर रहे हो तो एक दिन में आप कितना काम करोगे? तो A वर्क्स इन 1 डे कितना पार्ट करेगा? तो डेफिनेटली 1/P वर्क। कैसे? अब देखो, अगर आप कोई काम 3 दिन में कंप्लीट करते हो तो एक दिन में आप कितना काम कर रहे हो? 1/3। अगर आप कोई काम 10 दिन में कंप्लीट करते हो तो एक दिन में कितना काम कर रहे हो? 1/10। तो अगर आप कोई काम P दिन में कंप्लीट कर रहे हो तो आप एक दिन में कितना काम कर रहे हो? 1/P। सिमिलरली B कैन फिनिश इन Q डेज कितना वर्क फिनिश कर सकता है? 1 वर्क। तो सिमिलरली B वर्क्स इन 1 डे, तो कितना काम करेगा? 1/Q वर्क, राइट। अच्छा, अब आपको ये एज्यूम करना है कि दोनों जब साथ काम कर रहे हैं तो दोनों बराबर, जितना ए एक दिन में कितना काम करता है? 1/P, और B कितना काम करता है? 1/Q। तो आपको एफिशिएंसी पता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी एफिशिएंसी दे रखा है। आप एज्यूम नहीं करेंगे कि A और B बराबर काम करते हैं, क्योंकि A P दिन में काम करता है, सेम काम B Q दिन में काम करता है। तो अगर P Q से कम है तो A ज्यादा एफिशिएंट है, अगर P Q से बड़ा है तो B ज्यादा एफिशिएंट है। ये तो आपको कॉमन सेंस से कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं A प्लस B इन 1 डे कितना काम करेंगे? 1/P प्लस 1/Q। आप इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा? PQ इंटू P प्लस Q। तो मतलब मान लीजिए कि अगर आप एक दिन में 1/3 काम करते हो तो पूरा कितना काम करोगे? 3 दिन में। अगर आप दोनों मिलके एक दिन में 1/5 काम करते हो, 1/5 वर्क करते हो, तो पूरा कितना काम में करोगे? 5 दिन में। अगर आप एक दिन में दोनों मिलके 1/4 काम करते हो, 1/4 काम करते हो, तो टोटल पूरा काम कितने दिन में करोगे? 4 दिन में। तो आप क्या कर रहे हो? रेसिप्रोकल ले रहे हो। तो A प्लस B can finish the whole job, can finish the complete job। क्या करेंगे हम? इसका रेसिप्रोकल लेंगे, दैट इज PQ अपॉन P प्लस Q, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको बार बार इसको फॉर्मूला ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं, सवाल देखेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी।
देखिए क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। देखिए ए 9 दिन में काम कर रहा है, बी 12 दिन में सेम काम कर रहा है, तो डेफिनेटली ए ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, ए ज्यादा जल्दी काम खत्म कर दे रहा है। इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी कंप्लीटेड इफ ए एंड बी, तो आप कह सकते हो इन 9 days ए कंप्लीट्स वन वर्क, राइट। सो इन 1 day ए वुड कंप्लीट 1/9 वर्क, ठीक है। 1/9 हर दिन करेगा तभी जाके 9 days में कम काम होगा, और हम अज्यूम करेंगे कि हर दिन बराबर काम कर रहा है। सिमिलरली इन 12 days बी कंप्लीट्स वन वर्क, राइट। सो इन 1 day बी कंप्लीट्स 1/12 वर्क। तो आपको पता चल चुका है कि ए एक दिन में 1/9 वर्क कर रहा है और बी एक दिन में 1/12 काम कर रहा है। अब इन 1 day दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो ज्यादा काम करेंगे, तो ए प्लस बी का काम जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/9 प्लस 1/12, क्या हो गया, आप इसका एलसीएम ले लो तो 36, 9 4 जा 12 3 जा, तो क्या हो गया 7/36। तो आप ए और बी दोनों मिलके हर दिन कितना काम कर रहे हैं, 7/36। तो टोटल ए, सो ए प्लस बी कैन फिनिश द वर्क इन, तो 7/36 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 36/7 days। सो 5 होल 1/7 days में ए और बी दोनों मिलकर काम खत्म कर देंगे। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। एट द सेम टाइम इसमें ये पूछा जा सकता है कि किसने काम ज्यादा किया, तो आप कहोगे ए ने ज्यादा काम किया। क्यों? क्योंकि ए ज्यादा एफिशिएंट है। आप ये नहीं कहोगे कि ए और बी ने बराबर काम किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टेट किया गया। चलिए दूसरा सवाल है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, ए अलोन कैन कंप्लीट इन 18 days, हाउ लॉन्ग विल बी। आपको पता है इन 1 day ए प्लस बी टुगेदर कितना काम करता है बताओ। अगर ए प्लस बी 12 दिन में कंप्लीट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/12। इन 1 day ए अलोन कितने दिन में करता है बताओ। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 days, तो मतलब 18 दिन में कंप्लीट अकेले ए काम करता है, तो एक दिन में ए अकेले कितना काम करेगा 1/18। तो जब ए अकेले एक दिन में 1/18 काम कर रहा है और ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में 1/12 काम कर रहे हैं, तो मतलब जो एक्स्ट्रा काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। सो इन 1 day बी अलोन कितना काम करता है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो एक्स्ट्रा काम हुआ है, ये इसमें जो एक्स्ट्रा काम है उसने बी ने किया है, इसमें ए अकेले काम है, तो मैं कहूंगा 1/12 माइनस 1/18। एलसीएम क्या लोगे 36, तो 3 माइनस 2, तो क्या हो गया 1/36। तो बी एक दिन में कितना काम करता है 136, तो 1/36। तो आप बताइए कि क्या कहते हैं बी कंप्लीट कितने करेगा, तो बी कैन फिनिश द वर्क, क्या करेंगे 1/36 का एलसीएम ले लेंगे, का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो क्या हो गया 36 days। तो हम कह सकते हैं बी कैन फिनिश द जॉब इन 30 days ऑल अलोन। आप उल्टा भी चेक कर सकते हो कि ए 1/18 काम करेगा, बी 1/36, देखिए दोनों का एलसीएम क्या होगा 36, 2 + 1 दैट इज 1/12। तो दोनों मिलके 1/12 काम कर रहा है, तो 12 दिन में काम खत्म कर देगा, विच इज लाइक इट जस्ट आई जस्ट वेरीफाइड इट। ओके, सो यू कैन से 36 days। बार बार वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, सिंस यू आर बिगिनिंग दिस कॉन्सेप्ट, तो आप एक दो बार वेरीफाई कर सकते हैं। ए एंड बी कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। अब देखिए यहाँ पे दो एक और एलिमेंट आ गया है सी। B and C can do it in 15 days and C and A can do it the same work in 20 days. How long would each of them take to complete the job? इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, इसमें 3 पैरामीटर्स आ गए हैं और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई है। तो आप लिख सकते हो A प्लस बी 1 day में, बताइए कितना काम कर रहा है 12 days में काम खत्म कर रहा है, तो 1 day में 1/12। B प्लस सी 1 day में कितना काम कर रहा है 1/15, क्यों, क्योंकि 15 days कर रहा है। और C प्लस ए 1 day में कितना काम कर रहा है बताइए 1/20। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, मतलब A प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो डेफिनेटली ये सारे ऐड हो जाएंगे 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। यहां पे देखिए क्या है, सब डबल है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। एक दिन में कितना काम करते हैं बताइए, तो देखिए क्या हो रहा है,
अगर मैं सबका एलसीएम ले लूँ तो 60 हो गया, 12 5 जा 15 4 जा 23 जा, सो क्या हो गया 12/60, दैट इज 1/5। तो आप कह सकते हो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 1/5 काम करता है। तो अकेले ए प्लस बी प्लस सी का दुगुना शक्ति लग गया था, तो अकेले ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 1/10 काम करते हैं, राइट। तो आपको ये पता चल चुका है कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 1/10 काम करते हैं। तो आइए मैं ये बीच वाला इंफॉर्मेशन हटा दे रहा हूं, क्योंकि अब ये हमारा कैलकुलेशन है, तो मैंने ये हटा दिया, ठीक है। और इसको आप ऊपर ले जाओ। आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि ए प्लस बी प्लस सी 1 डे में 1/10 काम करता है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 1/10 काम करता है और a प्लस बी एक दिन में 1/12 काम करता है, तो मतलब जो एक्स्ट्रा काम है वो c कर रहा है। तो c 1 डे में कितना काम कर रहा है? 1/12 माइनस 1, सॉरी, a प्लस बी प्लस सी ज्यादा काम कर रहा है, तो 1/10 माइनस 1/12। उसी तरीके से अगर कोई पूछे b, तो आप कहोगे 1 डे में कितना एक्स्ट्रा काम कर रहा है। आपको पता है c प्लस a 1/20 काम कर रहा है, तो 1 डे में ये कितना एक्स्ट्रा काम कर रहा है? 1/10 माइनस 1/20। और आपसे कोई पूछे a 1 डे में कितना काम कर रहा है, तो आप कह सकते हो b प्लस सी 1/15 काम कर रहा है, और a प्लस बी प्लस सी, तो आप कह सकते हो 1/10 माइनस 1/15। आप इसको कैलकुलेट कर दो, तो 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 60। तो आपका हो गया 10 6 12, तो 1/60। तो c एक दिन में 1/60 काम करता है। आप इसको देख लो, यहाँ पे मैं 20 ले लेता हूँ, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1/20। तो b कितना काम करता है? 1/20 काम करता है। और c को देखो, अगर आप एलसीएम ले लो 30 ले लो, तो 10 3 जा, सो क्या हो गया 1/30। तो a कितना काम करता है? 1/30। तो आपको पता चल चुका है कि a एक दिन में 1/30 काम करता है, b एक दिन में 1/20 काम करता है, c एक दिन में 1/60। तो सबसे एफिशिएंट b है इस बार। तो a कंप्लीट कितने दिन में करेगा? a कंप्लीट करेगा 30 डेज में। बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा? बी करेगा 20 डेज में। और सी अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 60 डेज में। तो सबसे लेस एफिशिएंट कौन है? सी। और सबसे हाई एफिशिएंट कौन है? बी। और बीच में कौन है? ए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप पॉज करके पहले जा सकते हैं। मैंने क्या किया, फिर से देखो। मैंने सिंपल सा कहा कि ए प्लस बी एक दिन में 1/12 काम करता है, बी प्लस सी एक दिन में 1/15 काम करता है, सी प्लस ए एक दिन में 1/20। कैसे कहा? इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मैंने a प्लस बी प्लस सी कैसे निकाला? इन तीनों को ऐड कर दिया। तो तीनों को ऐड किया और इधर भी तीनों को ऐड किया, तो इतना काम इन दोनों। तो डबल ऑफ a प्लस बी प्लस सी 1/5 काम करते हैं, क्योंकि इन तीनों को आप ऐड करते हो तो क्या आता है? 1/5। तो डबल ऑफ a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 1/5 काम करते हैं। तो सिंगल a प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे? 1/10। तो आपको पता चल चुका है कि a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 1/10 काम करते हैं, और a प्लस बी एक दिन में 1/12 काम करता है। जो एक्स्ट्रा काम हो रहा है 1/10 और 1/12 में, जो एक्स्ट्रा काम है वो कौन कर रहा है? वो c कर रहा है। तो c कितना हो गया? 1/10 माइनस 1/12। सेम लॉजिक से b क्या हो गया? 1/10 माइनस 120। और a क्या हो गया? 1/10 माइनस 1/15। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। टू डू अ सर्टेन वर्क c अलोन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज a एंड b टुगेदर। टू डू अ सर्टेन वर्क c अलोन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज a एंड b। तो मान लीजिए, अगर क्या कहते हैं, क्या कहना चाह रहा है कि अगर a प्लस बी 5 डेज लेता है तो c 10 डेज लेता है, ट्वाइस। a alone take 3 times as long as b and c together. All three together completes the work in 5 days. तो मतलब हमें ये पता चल चुका है कि a प्लस बी प्लस c वन वर्क 5 डेज में करते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, और दिखा हुआ है कि c जो है वो ट्वाइस एज लॉन्ग लेता है a प्लस बी के। तो मतलब c की जो एफिशिएंसी है वो a प्लस बी से आधी है। तो a प्लस बी जितने दिन में काम करता है उससे आधा काम, उससे हाफ। मतलब अगर मैं कहूं कि a प्लस बी कोई काम x डेज में करता है, तो c वही काम 2x डेज में करता है, राइट। ये आपका पहला इंफॉर्मेशन है। और a alone takes 3 times as long as b and c। अगर b और c कोई काम y डेज में करता है, तो a क्या करता है? 3y डेज में करता है।
ठीक, आप इस तरीके से सोच सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि a प्लस बी एक काम x डेज में करता तो एक दिन में 1/x काम, और c 1/2x काम। आप कह सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी इतना काम करता है एक दिन में, a प्लस बी प्लस सी इतना काम करता है एक दिन में। और आप कह सकते हो a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है, 1/5। तो आप कह सकते हो 1/x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 1/5। आपको सिंपल इक्वेशन आता है, आपको पता है 1/x कॉमन ले लो तो 1 प्लस हाफ हो गया, ये हो गया 1/5, है ना। मैंने 1/x डिनोमिनेटर से बाहर निकाल दिया। अब क्या हो गया, 1/x इंटू 3/2 इज इक्वल टू 1/5। तो अगर मैं x को उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, 15/2। x क्या हो गया, 15/2। तो 2x क्या हो गया, 15। तो c कितने दिन में काम कर रहा है, c 15 डेज में काम करता है। c कितने दिन में काम करता है, c 15 डेज में काम करता है। तो ये आपको समझ में आया। देखिए फिर से देखिए, a प्लस बी प्लस सी काम कर रहा है 5 डेज में, c टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज a प्लस बी। तो अब क्या हुआ कि a प्लस बी को मैंने कह दिया कि x दिन में काम खत्म करेगा, तो c क्या कितने दिन में काम करेगा, 2x में। तो अगर a प्लस बी, इसको मैं फिर से लिख के आपको दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी 1 डे में कितना काम कर रहे हैं, 1/5, ये आपको पता है, राइट। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि a प्लस बी 1 वर्क कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप कह रहे हो x डेज में। तो a प्लस बी 1 डे में कितना काम कर रहा है, 1/x। c 1 वर्क कितने दिन में कर रहा है, c टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज a, तो आप कहोगे 2x डेज। तो आप कहोगे c 1 डे में कितना काम करेगा, 1/2x, राइट। तो आप कह सकते हो a प्लस बी प्लस सी 1 डे में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे 1/x प्लस 1/2x विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/5। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप एलसीएम ले लो, आप 2x कह दो इसको, आपने कहा इसको 2x, तो ये क्या हो गया, 2 प्लस 1/5। आप देखो क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 15। तो आप कह सकते हो c 15 डेज में काम करता है। तो c अलोन कितने दिन में काम करता है, 15 डेज में, राइट। अब सेम लॉजिक हम दौड़ाते हैं किसके लिए, इसी पेज को मैं कॉपी करके नेक्स्ट क्वेश्चन में ले जाता हूं। अब आपको पता है कि यहां से मैं कहानी फिर से हटा देता हूं क्योंकि हमें यह पता चल चुका है कि c 15 डेज में काम करता है। अब देखिए, अब हमें पता है कि a अलोन टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज b एंड c। तो मैंने कहा b प्लस सी कितने दिन में काम करता है, तो आपने कहा b एंड c 1 वर्क y डेज में करता है। तो आपने कहा b प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो आपने कहा 1/y। मैंने कहा कि b a क्या है, a अलोन टेक्स 3 टाइम्स, तो मैंने कहा a एक काम कितने दिन में करेगा, तो आपने कहा 3y डेज में। तो a 1 डे में कितना काम करेगा, 1/3y। तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे 1/y प्लस 1/3y विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/5। अब क्या करोगे, मैं एलसीएम ले लूंगा, ये बन गया 3y, ये y है, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/5। सो 3y क्या हो गया, 3y हो गया 20। तो मतलब a कितने दिन में काम कर रहा है, a 20 डेज में काम कर रहा है। c कितने दिन में कर रहा था, c 15 डेज में कर रहा था। तो आपको a का भी पता चल चुका है और c का भी पता चल चुका है। तो c एक दिन में 1/15 काम करता है, a एक दिन में 1/20 काम करता है, राइट। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप इसको रख सकते हो 60, 15 4 जा, तो आप कह सकते हो 7/60। तो a और c एक दिन में 7/60 काम करता है और a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 1/5 काम करता है। तो भैया इस बताइए क्या कहते हैं, b एक्स्ट्रा कितना काम करेगा, तो 1/5, ब्लैक ले लेता हूं, तो आप कहोगे 1/5 माइनस 7/60, 60 का आपने ले लिया, क्या हो गया 12 माइनस 7, दैट इज 5/60 विच इज 1/12। तो b कितने दिन में करता है, b 12 डेज में काम करता है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। ये लंबा सवाल है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, लेकिन हमने जैसा देखा था स्टार्टिंग में आसान सवाल लिए थे,
अब सवाल की कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही है। तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो फिर से आप ट्राई कीजिएगा, आप जरूर हमें मेंशन कीजिएगा, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे अगर आपको नहीं समझ में आया तो। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। टाइम एंड वर्क का जो सेकंड पार्ट है उसमें जरूर आएंगे। एट द सेम टाइम अभी हमने जितने भी सवाल किए हैं उसको आप घर पे फिर से सॉल्व करेंगे, उसको फिर से देखेंगे कि मैं क्या कह रहा था, उसको प्रॉपर्ली डिटेल स्टेप बाय स्टेप सिनारियो में लिखेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो टाइम एंड वर्क की सेकंड पार्ट होगी। हम और आई एम श्योर आपने जो फर्स्ट पार्ट किया है बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगा होगा, बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगा होगा। तो मुश्किल जिसको लगा है बच्चों घबराओ मत। ये अभी आप जैसे ही शुरू में आपका ये पहला पार्ट, पहली बार आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जैसे ही आप इसका ग्रास्प करोगे, कॉमन सेंस ज़्यादा अप्लाई करोगे, ज़्यादा एक्सपोजर लोगे, स्टेप बाय स्टेप जाओगे, तो ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। चलो बच्चों, नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी मिलेंगे विद द सेकंड पार्ट। सी यू वेरी वेरी सून। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।